A few months after welcoming your child into the beautiful world, जैसे ही आप थोड़ा सा अपनी रूटीन में वापस आना शुरू होते हो, something abnormal starts to happen. And this abnormal thing is shedding of your hair very frequently and बहुत ज़्यादा. और ये क्या है, क्यों होता है, कब होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम सिमरन, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ and welcome to my channel Diet by Choice. So let's dive back into the video. ये जो हेयर लॉस है जो आपको अपना बेबी डिलीवर करने के बाद हो रहा है, इस हेयर लॉस को हम जनरली पोस्टपार्टम हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डज दिस पोस्टपार्टम हेयर लॉस स्टार्ट्स. टू बी ऑनेस्ट, ये डिलीवरी के जस्ट बाद शुरू नहीं होता. ये जनरली 4 to 5 months पोस्ट डिलीवरी शुरू होता है. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मैसिव, लाइक गुच्छों के गुच्छे बालों के निकलते हैं व्हेन यू कोम्ब योर हेयर और यू बेथ. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये सबको होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? तो इफ़ यू आर अ न्यू मदर देन यू आर नॉट अलोन इन दिस. लाइक एवरी अदर मदर हैज़ गॉन थ्रू दिस. तो ये ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है. नाउ इसका रीज़न ये है कि हमारे जो हेयर होते हैं उनका एक साइकिल होता है. ठीक है, सबसे पहले वो आते हैं ग्रोथ फेज़ में. जब वो ग्रोथ फेज़ में होते हैं दे टेंड टू ग्रो. ठीक है, जितना साइज़ उनका होना चाहिए, जितनी थिकनेस उनकी होनी चाहिए, वैसा वैसा वो हो जाते हैं. देन दे कम इन टू रेस्टिंग फेज़. रेस्टिंग फेज़ में मतलब जितनी ग्रोथ उनकी होनी थी वो हो गई, दैट्स इट. अब वो वैसे के वैसे ही कुछ टाइम तक रहेंगे. जब रेस्टिंग फेज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर वो शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं. तो शेडिंग फेज़ में वो शेड ऑफ हो जाएंगे. जब वो शेड ऑफ हो जाएंगे तो उसी हेयर फॉलिकल में से न्यू हेयर हमारे निकलने शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. नाउ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज कि बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, राइट. एंड जो हमारे मोस्ट ऑफ द हेयर हैं दे रिमेन इन ग्रोथ फेज़, तो वहीं पर रह जाते हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू जस्ट डिलीवर योर बेबी, व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स टू गेट नॉर्मलाइज्ड, तो हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स उस टाइम पे क्या होने शुरू हो जाते हैं? फॉल होने शुरू हो जाते हैं. इनिशियली जो एस्ट्रोजन है वो बेबी को अंदर सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लेवल्स हाई होते हैं. तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन के लेवल्स फॉल होते हैं हमारा हेयर फॉल इंक्रीज होता चला जाता है. यूजुअली इस हेयर लॉस को ना प्रिवेंट करने के लिए कुछ खास नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो इतनी देर से ग्रोथ फेज में थे. रेस्टिंग फेज में आने के बाद वो अल्टीमेटली शेड ऑफ होंगे क्योंकि नए हेयर आने हैं, राइट. बट अब जो इतना हेयर फॉल हुआ है, इतना मैसिव हेयर फॉल हो गया है, तो नए हेयर जब आएंगे उसके लिए हम क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी हम क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं. एंड आई have made like little do's and don't list for you guys. So हम देखते हैं कि उसमें क्या है. सबसे पहले है don'ts, मतलब आपको क्या नहीं करना है. ठीक है, उसमें से सबसे पहली चीज़ है try to avoid tight hair styles, जिससे आपके स्कैल्प पे, आपके हेयर पे प्रेशर आए, उन्हें खींचना पड़े, राइट. ऐसे हेयर स्टाइल्स को आप आप बिल्कुल अवॉइड करो. ठीक है. सेकेंड थिंग इज होल्ड द हीट. जितने भी स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स हैं आप उनसे दूर रहो, क्योंकि जब भी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, राइट, तो जो स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हीट निकलती है उनमें से, राइट. तो वो जो हीट है वो बालों को डैमेज करती है, जिससे अल्टीमेटली जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज होता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज गो ईजी ऑन कलरिंग योर हेयर, बिकॉज इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं दे स्ट्रेस योर हेयर मोर, एंड उससे भी क्या है, हेयर फॉल फिर बढ़ेगा, राइट. अब हम बात करेंगे डूज के बारे में, हमें क्या क्या करना है. उसमें सबसे पहला है बी रियली वेरी जेंटल विथ योर हेयर. तो जब भी आप उनको कॉम्ब कर रहे हैं या हेयर वॉश ले रहे हैं, आप बहुत ही जेंटली अपने हेयर को होल्ड कीजिए. कॉम्ब कर रहे हो तो बड़े आराम से डिटेंगलाइज करो उन्हें. अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो तो उसके बाद जब उसे सुखा रहे हो तो टाल से बिल्कुल ऐसे ना धीरे धीरे प्यार से उन्हें आपने हैंडल करना है अपने हेयर को. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज स्विच टू हैंड मेड वुडन कॉम्ब्स. तो जो वुडन की कॉम्ब्स होती हैं, लाइक वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं हेयर ग्रोथ को. वुड इज़ लाइक नेचुरल ना, तो वो नेचुरल चीज़ें हेयर ग्रोथ को क्या करेंगी, स्टिमुलेट करती हैं. एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव मेथड. तो रादर देन यूजिंग दोज प्लास्टिक वंस, स्विच टू वुडन कॉम्ब. एंड थर्ड वन इज इंडल्ज इन स्कैल्प मसाजिंग. तो अपने हेयर को वीकली आप अपने स्कैल्प को वार्म से ऑयल के साथ मसाज करो,
क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जिस एरिया को आप मसाज कर रहे हो, लाइक इफ़ यू आर मसाजिंग योर स्कैल्प, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज इट। नंबर 4 इज़ स्विच टू सैटिन पिलोज। जो कॉटन के मतलब पिलो कवर्स होते हैं ना, जनरली वो क्या करते हैं, हमारे हेयर को ना टैंगल कर देते हैं। जब हम रात को सोते हो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो सुबह बालों में टैंगल्स होती हैं, राइट। तो जो सैटिन पिलो कवर्स होते हैं ना, वो टैंगल नहीं होने देते हेयर को। तो यू कैन स्विच टू सैटिन पिलो कवर्स. Now there are few dietary changes as well which can support your new hair growth. Number 1 is protein, because the hair follicle is made up of protein. So good source of protein is really very important in your diet, and the sources of good proteins are eggs, chicken, meat, lentils, fish and beans. Second one is vitamin C, which is really very important for the formation of collagen, which is major constituent of your hair structure. And really good sources of vitamin C are amlas, strawberries, bell peppers, broccoli and oranges. Third one is biotin, and you can have ample amount of biotin from almonds, green leafy vegetables and eggs, of course. Fourth and the last one is vitamin D. Vitamin D helps to create new hair follicles, and the really good sources of vitamin D are oily fish, egg yolks, and of course morning sun exposure. I hope this video was really helpful for you. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you and see you in next video. Till then, bye.